तो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा। तो जब मैंने लास्ट टाइम कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि कूलम्ब्स लॉ से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में जो लास्ट वाला पोर्शन था जिसमें वो R1 और R2 लेकर के वेक्टर लिखने की बात कर रहे थे, वो हम लोग थोड़ी सी नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो हम आपको समझ में आ जाएगा क्या बात कह रहे हैं। तो उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने दो पार्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं। पार्ट वन में क्यूए और क्यूबी एक जैसे मतलब दो चार्जेस है, और पार्ट थ्री में क्यूए क्यूबी क्यूसी तीन चार्जेस है। तो एक में क्या हो जाएगा, एक फोर्स आएगा, और सेकंड पार्ट में दो फोर्सेस आएंगे जिनको वेक्टर की तरह से ऐड। ठीक है, ये करना है ना। चलो करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है QA एंड QB आर टू चार्जेस प्लेस्ड एट RA एंड RB। ये उनकी लोकेशन दे रखी है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन QA, आल्सो पॉइंट फोर्स QA डैश I प्लस डैश J। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है सिंपली कूलम्ब लॉ लगा करके फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और इस साइन का मतलब क्या है कि इसको हम लोग 2I प्लस 3J जैसे नंबरों में। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। QA और QB रखें, RA की वैल्यू मैंने बोलती 3,0, RB की वैल्यू बोलती 6,0। तो नंबर नहीं दे रखा है तो मध्यम कर लेंगे कि मीटर में दे रखा है। तो इसका मतलब एक नंबर लाइन है, फिर 3,0 पे A रखा हुआ है, QA रखा हुआ है, 6,0 पे QB रखा हुआ है। तो इनके बीच की दूरी जो है वो 3 मीटर हो गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इसलिए फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो गया 9 इंटू 10⁹9 इंटू मैंने जानबूझ करके क्यूए को माइक्रो कूलम्ब और क्यूबी को मिली कूलम्ब में दिया है। इससे फायदा क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 और -3 मिल करके 10⁻⁻9 कैंसिल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3 और अपॉन 3 का स्क्वायर। तो ये -6 और -3 मिलकर के 10⁻9 कैंसिल कर लेंगे, और 9 से 9 कट गया। तो ये 8 न्यूटन का फोर्स आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, अब क्या है, क्योंकि QA और QB दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं, इसलिए एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब जो फोर्स ऑन A होगा वो अवे फ्रॉम B होगा। अवे फ्रॉम B का मतलब क्या हुआ, माइनस, और एक्स एक्सिस की तरफ है इसलिए -8I। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको रब करके इसमें फोर्स ऑन A इज इक्वल टू -8I न्यूटन लिख लूं तो बुरा नहीं मान। ठीक है, तो सिंपली बात क्या हुई, एक वेक्टर है A RA, एक वेक्टर है RB। जो फोर्स होगा वो या तो दोनों के अलोंग होगा या दोनों से अवे होगा, डिपेंडिंग ऑन अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। उस हिसाब से हमको डायरेक्शन देख लेना है। अब सिंपली I कैप की दिशा में था तो जीवन में, या -I कैप की दिशा में था इसलिए जीवन में कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ। अभी आगे का चलते और प्रॉब्लम देखते हैं। आगे नहीं जाने से पहले एक बार बता दें, अगर फोर्स ऑन A की वैल्यू -8I है तो फोर्स ऑन B की वैल्यू +8I होगी, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ तो चलेगा ही, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शन। दूसरे वाले प्रॉब्लम में इसमें अगर मैं देखूं तो फिर से इस बार मैंने क्या किया, RA की वैल्यू 3,0 ले ली और RB की वैल्यू 0,6 ले ली। अच्छा, थोड़ी देर इसको चेंज कर देते हैं, मैं प्रॉब्लम देने में चेंज करना भूल गया। इसको भी आसान रखना चाहता था, इसलिए RA को 0,3 ले लेते हैं और RB को भी 0,6, यानी कि इस बार जो मेरा फोर्स है वो y एक्सिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई खास अंतर नहीं था, बस खाली ये अंतर हुआ कि जो मेरा QA है वो यहां रखा हुआ है, और सॉरी गलत बना दिया मैंने, जो जो QA है वो यहां रखा हुआ है, QB यहां रखा हुआ है। क्या वो एक तो यहां पर 4 और यहां पे -2 ले लेने की वजह से ये फोर्स अट्रैक्टिव हो गए। इसका मतलब रिपेल नहीं कर रहा है। अब A जो है वो B की तरफ खींच रहा है, इसलिए जो पिछले सवाल की तरह से जो मेरा फोर्स था वो 8 न्यूटन ही रहेगा, लेकिन इस बार 8J हो जाएगा। क्योंकि मैंने y एक्सिस चूज कर ली इसलिए
जे डायरेक्शन हो गया, और प्लस जे होगा या माइनस जे होगा कि इस बात पे डिपेंड करता है कि वो फोर्स अट्रैक्टिव था या रिपल्सिव था। इस केस में वो फोर्स अट्रैक्टिव था, इसलिए प्लस 8 जे हो गया। और अगर ये प्लस 8 जे है तो बी पे लगने वाला फोर्स जो मैंने पूछा नहीं है वो माइनस 8 जे हो जाएगा, ए जो है वो बी को नीचे। तीसरा सवाल था जो मैं एक्चुअली वाला लेना चाह रहा था। इस प्रॉब्लम में क्या हुआ कि जो मेरा क्यू ए है वो 3,0 पे रखा है, क्यू बी जो है वो 0,4 पे रखा है। तो अब यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम जो है 1D से 2D में चला गया। इस बार जो मैं डिस्टेंस निकालूंगा वो डिस्टेंस फॉर्मूले से अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर की वजह से ये डिस्टेंस 5 है। ठीक है, इसका मतलब फोर्स ऑन ए का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻9, ये माइक्रो कूलम का -6 और मिली कूलम का -3 और अपॉन 25 5 फैक्टर। तो ये कट करके हमारा 9 8 72/25। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात कर रहे थे वो कितना आ गया 72/25। अब देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे QA और QB दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं। इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। 72/25 न्यूटन का फोर्स इस दिशा में लगेगा। यहां तक कोई समस्या? अब ये क्या कहते हैं कि भैया मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया, इसलिए यदि मैं वेक्टर के फॉर्म में फोर्स लिखना चाहूं, वेक्टर के फॉर्म में फोर्स, ध्यान देना, तो उसकी वैल्यू जाएगी 72/25 इंटू ए यूनिट वेक्टर जो इस दिशा में था। ठीक है, ये यूनिट, ये अच्छा नहीं बन लिखा मैंने, ये यू कैप है। यूनिट वेक्टर क्या होता है आपको मालूम ना? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, उससे मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा और डायरेक्शन उसका दे देता है ये। तो अगर ये दोनों सेम साइन के ना होते और ये फोर्स अट्रैक्टिव होता तो मैं अपना यू कैप इस दिशा में बनाता, इस बार इस दिशा में बनाता। यहां तक कोई समस्या? अब ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए? तो यूनिट वेक्टर की, सॉरी, यूनिट वेक्टर का आई कैप जे कैप कैसे निकाला है? तो यूनिट वेक्टर की लेंथ तो 1 ही है। अब अगर ये वाला एंगल थीटा मान लें तो ये वाला एंगल भी थीटा है। ठीक है, इस छोटे से थीटा के लिए cos थीटा की वैल्यू 3/5 है, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये बेस 3 है और sin थीटा की वैल्यू 4/5 है। तो जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? cos थीटा आई, तो उसको आई कैप जे कैप में गलती, तो मैग्नीट्यूड नहीं, तो रेजोल्यूशन क्या होता है? cos थीटा आई प्लस sin थीटा जे टाइप का होता है। यहां पर क्योंकि मेरा थीटा नेगेटिव है इसलिए cos पॉजिटिव होगा और sin नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में से नीचे की तरफ जा रहा है ना फोर्थ, तो उसका जो x कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, y कंपोनेंट नेगेटिव है। इसलिए मैं u कैप को मिटा करके अगर 3/5i माइनस 4/5j लिखूं तो तुमको बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, पक्का? क्यों? क्योंकि i कैप कंपोनेंट 3/5 है और j कैप कंपोनेंट -4/5 है। तो ये 72 इंटू 3 हो जाएगा 216/125। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 216/125i और -72 इंटू 4 हो जाएगा 288, 288 अपॉन 125 जी। इस तरीके से हम लोग फोर्स निकालेंगे, मतलब कोई बड़ा नंबर नहीं है। फिर से बात करते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड कूलम्ब्स लॉ से आना है और फोर्स का डायरेक्शन एक यूनिट वेक्टर से आना है। वो यूनिट वेक्टर या तो ए से बी की तरफ होगा या तो बी से ए की तरफ होगा, डिपेंडिंग ऑन फोर्स अट्रैक्टिव है या उल्टा बोल गया। मतलब अगर अट्रैक्टिव होगा तो वो ए से बी की तरफ होगा, रिपल्सिव होगा तो
ए बी से ए की तरफ, वो यूनिट वेक्टर बना लो, उसके cos थीटा sin थीटा वाले कंपोनेंट लिख लो और आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक था वो फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में ही वैसे तो सवाल था। रिपल्सिव होगा तो नहीं, इनटू किस डायरेक्शन में जाएगा वो? कैसे कैसे जैसे ये -4 माइक्रोकूलम और -2 मिलीकूलम के हैं, हाँ तो ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, वो कैसे? भैया क्योंकि जब ये पॉइंट यहाँ रखा है, ये पॉइंट ये रखा है, ये जो बी है ये ए के ऊपर रिपल्सिव फोर्स देगा, वो इस दिशा में देगा। कोई वेक्टर जो इस दिशा में जा रहा है उसके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, कोई वेक्टर जो इस दिशा में जा रहा है उसके एक्स और वाई दोनों नेगेटिव। इसका मतलब यह है अगर ऐसे भी जा रहा है, नीचे से भी जा रहा है, कहां पे लग रहा है इससे मतलब नहीं है, वेक्टर की दिशा किस तरफ है, ऐसे, एक्स में नेगेटिव वाई में पॉजिटिव। कोई वेक्टर अगर ऐसे जा रहा है इधर की तरफ, अलग बना दूं ताकि कंफ्यूज ना हो। कोई वेक्टर अगर इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, इनके सबके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव। और कोई वेक्टर अगर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इसके सबके एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, मतलब ये बात तो सोचनी ही नहीं है कि अगर यहां पर बी रखा है, यहां पर ए रखा है, जो फोर्स लगेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ठीक, अब हम लोग दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट के लिए हम लोग क्यूए मैंने 2 माइक्रोकूलम दे दिया, क्यूबी और क्यूसी मिली कूलम में दे दिया, वही कारण है ताकि माइक्रो और मिली मिलकर के 10⁻9 हो जाए, तो -9 हो जाए वो 10⁻9। तो क्यूए क्यूबी 2 माइक्रोकूलम और 4 मिलीकूलम में आर ए 3,0 है, आर बी 6 कॉमन। इसका मतलब क्या हुआ, ए यहां रखा हुआ है क्यूए, क्यूबी यहां लगा हुआ है, तो फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी इस दिशा में लगेगा। इसमें कोई दिक्कत? हाँ, इसकी वैल्यू कोई मुझसे पूछे तो फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी हो जाएगा 9 × 10⁻9। ठीक है, -8 कह दिया इन्होंने, कोई बहुत अच्छी बात बहुत तेज आदमी है, लेकिन ये 8 × 10⁻9 अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया जो कि बेसिकली 8 न्यूटन हो गया, और चूंकि इधर की तरफ लग रहा है इसलिए वेक्टर एफ ए बी की वैल्यू -8i हो गई। ठीक है, अच्छा, P जो है ये 3,1 पे रखा है यहीं ऊपर, और QC नेगेटिव है, QA पॉजिटिव है। इसका मतलब C क्या करेगा, A को अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स ऑन A बिकॉज ऑफ C है ये ऊपर की तरफ रहेगा। इसका आंसर समथिंग J कैप होगा। समथिंग J कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 9 × 10⁻9, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये -1 मिलीकूलम है, मतलब -1 मिलीकूलम है, तो मल्टीप्लाई होकर के 2 × 10⁻9 और अपॉन 1 का स्क्वायर, बिकॉज ये 3,0 पे रखा है, ये 3,1 पे रखा है, तो A और C के बीच का जो गैप है वो 1 यूनिट। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, ये 18 J कैप न्यूटन आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? इस क्या आया, 18 न्यूटन का फोर्स लगा जो कि J कैप दिशा में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो यहां पर क्योंकि वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसको मैं मिटा दूं, यहां पर डायरेक्ट लिख सकता हूं कि वेक्टर F ऑन A इज इक्वल टू -8i + 18j। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत?
बहुत सुंदर। अब अगला पार्ट करते हैं। इस पार्ट में मैंने क्या किया देखो, यहां बना लेते हैं। ए को वही 0,0 भेज दिया, 2 माइक्रो कूलम है। बी को 2,0 पे रख दिया, यानी कि ये दूरी कितनी है 2। दोनों, सॉरी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका मतलब बी जो है वो ए को क्या करेगा, अट्रैक्ट है। अट्रैक्ट करेगा मतलब आई कैप में फोर्स लगेगा, माइनस आई कैप में फोर्स लगेगा, पॉजिटिव है। अट्रैक्ट कर रहा मतलब फोर्स ऑन ए उधर, तो मैं फोर्स ऑन ए लगा रहा हूं, अट्रैक्टिव का मतलब है ए से बी की तरफ तीर बनेगा। तो ये मेरा एफ ए बी हो गया, इसकी मैग्नीट्यूड हो गई 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 और अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट गए, ये 9/2 आई हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो फोर्स लगा वो किस आरसी पे रखे हुए चार्ज क्यूसी की वजह से है। मैंने इसे कोऑर्डिनेट दे दिए 1,√3। तो जो थोड़े से होशियार लोग हैं वो ये बात जान जाएंगे कि ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। तो मैंने जानबूझ करके ऐसा नंबर चूज किया ताकि मुझे tan थीटा √3/1 दिखाई दे जाए, उससे मुझे एंगल 60 डिग्री दिखाई दे, मैंने जानबूझ करके दिया। ठीक है, अगर जनरल भी होता तो इसके बाद tan थीटा b/a करके थीटा निकाल सकते थे, लेकिन ज्योमेट्री में पढ़ने की जरूरत नहीं, आसान सा नंबर। दूसरी बात, अगर ये √3,1 कर, ये 1,√3 है और ये 0,0 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और बेटा तुम लोग कुछ बोलते नहीं, मतलब गड़बड़ करा दे रहे हो। ये 2 माइक्रो कूलम था, ये 4 माइक्रो कूलम था, इसलिए यहां पर ये 8 आ गया। ठीक है ना, इसलिए ये 9/2 नहीं हुआ, ये 36 आई हो गया। तो ध्यान नहीं देता, मैं गलती कर देता हूँ। क्या, तो जो ए को सी का फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, बहुत सुंदर बात, ये बात हमने गलत कह दी, क्योंकि अच्छा हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट लगेगा, क्योंकि ये 2 माइक्रोकूलम है, ये -1 माइक्रोकूलम है, तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। जो है ऑपोजिट साइन से अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब ये जो फोर्स लगेगा ये भी इसी दिशा में लगेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये 2 माइक्रोकूलम है, 1 मिलीकूलम है, तो जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया था, ये 9/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या वो अट्रैक्ट नीचे की तरफ करेगा, तो अट्रैक्ट तो अपनी तरफ ही करेगा। ए सी को ए अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स ऑन ए निकाल रहा हूं, नीचे की तरफ ए सी को अट्रैक्ट करेगा, है ना, उससे कोई माइक्रो में कोई फर्क नहीं। दो चीजें हैं, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है मतलब इधर की तरफ। ठीक है ना, तो जो अगर ए के ऊपर लगने वाला फोर्स है वो ए से सी की तरफ होगा। अट्रैक्टिव का मतलब क्या है, टुवर्ड्स सी, तो ए से सी की दिशा नीचे की ऊपर है। सी तो ऊपर क्लियर होगा, बट 2 भी अट्रैक्ट करेगा, 2 अट्रैक्ट करेगा, सो द ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कम ज्यादा की कोई बात नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, Q1 Q2 मल्टीप्लाई हो गए, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और या दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो साइन पे डिपेंड कर। ठीक है, तो ये वाला फोर्स हो गया 9/2 आई। और अब मैं वेक्टर लिखूं तो कोई कौन बताएगा क्या लिखूं, तो 9/2 आई नहीं हुआ, इसका मैग्नीट्यूड 9/2 हो गया, और वेक्टर लिखूं तो कितने आई और कितने जो होगा, शाबाश भाई देवू, तुम तो बहुत तेज आदमी हो गए, क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल है, इसलिए cos 60 आई प्लस sin 60 जो हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, sin 60 की वैल्यू, तो इसको लिख देंगे हाफ आई प्लस √3/2 अब अगर हम लोग जरा सा रीअरेंज करें तो ये हो गया 9/4 आई प्लस 9√3/4 जे
इस वेक्टर को जब इस वेक्टर में ऐड करेंगे तो 36i और 9/4y आपस में ऐड हो जाएगा, आई आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, 36 और 9/4 कितना हो गया? 36 9/4 का मतलब हो गया 2.25। तो इसका मतलब नेट फोर्स ऑन ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा 38.25i, इसका और इसका सम। 36 में 2.25 ऐड करेंगे तो 9/4 8/4 2 होता है, तो 9/4 2.25 हो जाएगा, तो ये 38.25 आ जाएगा। और ये प्लस, मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसको ऐसे रहते हैं 9√3/4 j आएगा। तो वैल्यू निकाल लो तो उसकी वैल्यू, ठीक है। जे में यहाँ पे कुछ नहीं था, प्लस 0 ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? अब जो तीसरा वाला प्रॉब्लम है, ये फोर्स आ गया, कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। कोई डायरेक्शन पूछे तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस बाय दिस, जो वेक्टर के बेसिक आइडिया है। भाई एक बार मुझे पता चल गया, कि ए पे एक फोर्स 36i का इधर लग रहा है और एक फोर्स 9/2 का इधर लग रहा है, जिनका रिजल्टेंट ऐसे है। ठीक है, कैसा है? 38.25i प्लस 9√3/4 j। तो यानी कि मुझे पता चला इस वेक्टर का जो x कोऑर्डिनेट है वो 38.25 है, y कोऑर्डिनेट 9√3/4 है। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ f निकालना होगा तो अंडर रूट ऑफ 38.25 का स्क्वायर प्लस 9√3/4 का होल स्क्वायर कर दूंगा। अगर ये एंगल डेल्टा मुझे निकालना होगा तो tan डेल्टा इज इक्वल टू 9√3/4 अपॉन 38.25 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से दे रहा है। ठीक है, तो फिर वेक्टर वाली बात आ गई। और तीसरी बात क्या हो गई, थर्ड प्रॉब्लम में इस बार मैंने नीचे सी को रखा। ठीक है, तो ग्रुप को बनाने तो भैया पहले से कैसे जवाब पूछ देते हो ना। में ए जो है वो पहले की तरह से 0,0 पे है, बी पहले की तरह से 2,0 पे है। हमने दोनों के नंबरों में भी कोई बदलाव नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि अट्रैक्ट ही करेगा, इसलिए ये वाला फोर्स जो है ये 36i का हो जाएगा। ठीक है, FAB इज इक्वल टू 36i की हो जाएगी। मैंने क्या किया, एक तो C को नीचे भेज दिया, 1,√3 किधर भेजा, 1,√3 भेज यहाँ भेज दिया, एक यहाँ भेज दिया। दूसरी बात क्या हुआ, दोनों को पॉजिटिव कर दिया। अब C जो है वो A को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब A पे C की तरफ फोर्स नहीं लगेगा, C से, इसका मतलब है C से फोर्स में, C से A को एक लाइन जोड़ो और ऐसे रिपेल करो इधर। ठीक है, जो पहले की तरह से ही 9/2 इंटू cos -60i प्लस साइन -60j है। -60 में क्यों लिखे, बिकॉज ये वाला एंगल -60 है। तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा 2.25i, और जो y कंपोनेंट होगा वो नीचे की तरफ होने से नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -9√3/4 हो जाएगा। अब जब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो पहले की तरह से यहाँ पर लिखूं, यहाँ पे f आया था 38.25i प्लस 9√3/4j, यहाँ पर fa की वैल्यू हो जाएगी 38.25i माइनस 9√3/4। इस तरीके से फोर्सेस ऐड होने की बजाय सब्ट्रैक्ट करना, मतलब ऐड ही हो जाएंगे लेकिन मतलब डायरेक्शन बदल जाएगा। चलो ठीक है, y कंपोनेंट नेगेटिव। यहां तक होता है। ये बात हो गई कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। रब कर दो इसको। चलो बहुत बढ़िया, वीडियो में आ गया है, तो किसी को देखना होगा तो खुद
इसेंशियली तुम लोग बुरा तो नहीं मानोगे, लेकिन मैंने चीटिंग करके थोड़ा आगे की बात बताई। तो अगर लोग एनसीईआरटी को देखें तो जो 1.7 वाला टॉपिक है, क्या लोगों की किताबों में आगे पीछे है, फोर्स फॉर्मूला जो टॉपिक है, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, वो यही बात कह रहा है कि भैया एक मेरे पास चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, यहाँ कोई एक चार्ज रखा है Q1, यहाँ कोई एक चार्ज रखा है Q2, इसमें से ये मान लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, कोई एक चीज, ये मान लो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल पॉजिटिव है, कोई तीसरा चार्ज रखा है Q3, मान लो कुछ भी मान लो पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, Q1 की वजह से Q पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा F1, ठीक है, Q2 की वजह से Q पे एक फोर्स लगेगा जो कि अट्रैक्टिव होने की वजह से यहाँ पर F2 है, पर किसी और केस में रिपल्सिव हो सकता है, और Q3 की वजह से भी एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो कि इधर लगेगा F3। अब एक मिनट का समझ दो, मेरी क्लास से रात को रुके। तो क्या हुआ, जो पहली आवश्यकता है वो ये है कि हम डायग्राम बना करके देख लें कि इसमें से कौन सा फोर्स अट्रैक्टिव है, कौन सा फोर्स रिपल्सिव है। फिर इस बात को देखते हैं, Q1 पॉजिटिव, Q पॉजिटिव, इसका मतलब Q पे लगने वाला फोर्स Q1 से अपोजिट होगा, तो Q से जो Q1 की तरफ दिशा जा रही है उसके अपोजिट होगा। Q पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव, इसलिए Q पे लगने वाला फोर्स Q2 की तरफ होगा, और Q पॉजिटिव, Q3 पॉजिटिव, इसलिए Q पे लगने वाला फोर्स Q3 से अवे होगा, तो Q3 इधर है, इसके अवे इधर, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, आई कैप जे कैप के फॉर्म में इनके कंपोनेंट निकाल लेंगे, और जो नेट एफ हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F, ठीक है। तो वैसे तो मैं इसमें 10 फोर्स भी पूछ लूं, 20 फोर्स भी पूछ लूं, लेकिन इसेंशियली दो ही फोर्सेस पूछ जाएंगे, बहुत किसी ने परेशान करने की सोची तो 3 फोर्स पूछेगा, तो 20 फोर्सेस ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बस इतनी पढ़ाई के साथ क्लास खत्म कर रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोगों को लगाने हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, जो मैंने पीछे सारे सवाल कराए इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लोगे, मतलब लिख नहीं लोगे, ये नहीं कि जो मैंने पढ़ाया वो किया नहीं माना जाएगा, तो दोबारा एक बार लगाना, ठीक है। और दूसरी बात, फिर जो किताब बुक के एग्जाम्पल्स हैं उनको लगाना है, और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू। ऑलरेडी लगवा दिए थे एग्जांपल, तो हमने बताया